क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल है वो 2 सिंगलेट दे रहा है। जो 2 सिंगलेट आ रहा है आपका, वो एक CH3 की वजह से आ रहा होगा और एक एरोमेटिक प्रोटॉन्स, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल से देखिए सारे के सारे से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल, क्योंकि प्रोटॉन में सिर्फ 2 आ रहे हैं, 2 पीक आ रही है और वो 2 पीक दोनों सिंगलेट आ रही है। तो दो सिंगलेट आने का मतलब क्या है, आपका बी और सी तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बी मतलब बी तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बी तो नहीं होगा क्योंकि बी सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बी को इस प्लेन से काटेंगे तो वो प्लेन तो होगा, सिमेट्रिकल होगा, लेकिन उसमें जो पीक नंबर ऑफ प्रोटॉन की पीक्स आएगी वो कितने पीक आएगी, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे मॉलिक्यूल ए लेते हैं, उस मॉलिक्यूल ए में क्योंकि वो सिमेट्रिकल है तो वो कितने प्रोटॉन्स उसमें दिख रहे हैं आपके? अगर आप ये ऐसा प्लेन लगाइए तो इस प्लेन में आपको कितने तरीके के प्रोटॉन दिख रहे हैं? 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक एरोमेटिक प्रोटॉन है, और साथ में अगर आप ये प्लेन भी लगा दीजिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ये भी आपके सिमेट्रिकल है। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, और यही जो मॉलिक्यूल है उस जिसमें कि 2 सिंगलेट आएंगे। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, जिसका कि 2 सिंगलेट आएगा। अब हम इसको देखते हैं आगे कि बी, सी और डी में क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि बी इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये प्लेन तो उसमें नहीं है सिमेट्री का, लेकिन ये प्लेन सिमेट्री का है। अगर हम ये प्लेन सिमेट्री का देखें तो भी कितने तरीके के प्रोटॉन हो जा रहे हैं आपके? 4 तरीके के प्रोटॉन हो जा रहे हैं। बी जो भी आंसर बोल रहे थे, जो बच्चे, उनको ये बात मेरी समझ में आ रही है? बी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने तरीके के हैं, कितने केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है? अक्षत बताएं। 4। ये बात सबको समझ में आ रही है? और सी में कितने तरीके के इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है सी में? शिवानी बताओ बेटा। मैम 3। वेरी गुड, ठीक है। तो सुमित ने आंसर दिया था पहला, ठीक है ना, सुमित ने फर्स्ट दिया था। और डी वाले में कितने तरीके के प्रोटॉन हो जाएंगे आपके? ये भी इस तरीके से भी सिमेट्रिकल है, ये भी इस तरीके से सिमेट्रिकल है, लेकिन क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप लगा है जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, डी वाला जो होगा वो भी इस तरीके से भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस तरीके से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 3 तरीके के हो जाएंगे। इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या है? ए। ठीक है, उसमें ये और ये दोनों प्लेन है और उसमें केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब 2 सिंगलेट आएगा आपका, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है और वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिंगलेट आ रहा है। ठीक है, हमने इसमें कार्बन 13 की मदद नहीं ली है, कार्बन 13 की मदद लेंगे तो और भी इजी होगा क्वेश्चन ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H10O2 which does not change the color of ferric chloride. फेरिक क्लोराइड का कलर नहीं चेंज करता है, तो आपको पता है कि फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन का कलर कौन चेंज करता है? आपने टेस्ट में पढ़ा है 12th में? डीडी ट्रांजिशन के कारण। नहीं, मैं कारण नहीं पूछ रही हूँ डीडी ट्रांजिशन, मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट आप करते हो ना, किसके लिए करते हो? एमएससी आप लोगों को कराया है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, किसके लिए कराया है?
और शायद बीएससी सेकेंड ईयर में के अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी कराया है ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में। FeCl3 टेस्ट किसके लिए किया जाता है? अच्छा मैम, ये सोडियम टेस्ट के लिए होता है, सोडियम प्रेजेंटेशन में। सो FeCl3 वेरी क्लोराइड, भूल रहे मैम, किसी नीला को याद कलर आ देता रहा है? है ये फिनॉल नाइट्रोजन के लिए FeCl3 टेस्ट करा जाता है, ठीक है। जी जो जी फिनॉल है उसके लिए FeCl3 टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिनॉल जो है, इसका मतलब किसी में अगर प्रेजेंट है तो वो टेस्ट वो नहीं होगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका जो डी वाला है वो नहीं होगा अब, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हम ये सिर्फ एक पार्ट रख रहे हैं कि हमको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले ही लाइन में दे दिया डज नॉट चेंज द कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो हमें समझ में आ गया कि डी नहीं होगा। लेकिन स्टिल वी विल सी वन बाय वन। हाँ रोशन बोलिए बेटा, यू हैव रेज योर हैंड, व्हाट्स द क्वेरी? ओके, उसके बाद हम स्पेक्ट्रल डेटा देख रहे हैं। स्पेक्ट्रल डेटा में देखिए आपको मिल रहे हैं 7.3 के एक प्रोटॉन, 7 का 1 प्रोटॉन और 6.95 का एक प्रोटॉन और 6.9 पे एक प्रोटॉन, मतलब आपको 4 प्रोटॉन मिल रहे हैं जो कि एरोमेटिक रीजन में है। तो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें 4 प्रोटॉन आएंगे एरोमेटिक रीजन में? बी और डी। बी और डी, मतलब ए आपका कैंसिल हो गया, बी और सी, सॉरी बी और सी। यस मैम। तो ए और डी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमको बी और सी में देखना है। बी और सी में उन्होंने बोला एक 5.3 पे 1H ब्रॉड पीक आ रही है जो D2O एक्सचेंजेबल है। आपको बताया था जो फिनॉल होता है, सॉरी जो OH होता है, वो OH की जो H होता है वो एक्सचेंजेबल होता है और इसकी ब्रॉड पीक आती है ना। तो इसका मतलब इस दोनों में ही है, ये बी में भी है और सी में भी है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए अभी कोई भी काम की नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि 4.6 जो 2 प्रोटॉन आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों सिंगलेट आ रहे हैं और दोनों में ही प्रेजेंट है ना। कौन से प्रोटॉन्स हैं ये वाले प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके बाद 3.9 पे 3 प्रोटॉन का सिंगलेट आ रहा है। तो ये 3.9 पे सिंगलेट किस वजह से आएगा? मिथाइल ग्रुप की वजह से आएगा। और वो मिथाइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? उसके बगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये 2 मिथाइल इसमें प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 3.9 है। तो इसका मतलब ये भी इंफॉर्मेशन इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि जो आपका एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं वो जो टूट रहे हैं, उनकी जो एरोमेटिक वैल्यूज आ रही हैं, उनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे जो 7.3 पे प्रोटॉन आ रहा है ये ट्रिपलेट है, 7 पे जो आ रहा है ये डबलेट है, 6.95 पे जो आ रहा है वो आपका सिंगलेट है और फिर डबलेट है। मतलब आपके 2 ऐसे प्रोटॉन आ रहे हैं जो डबलेट है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोटॉन की बात करें तो ये क्या आएगा? डबलेट में टूटेगा, ये आपका ट्रिपलेट में टूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ट्रिपलेट में टूट रहा है, सही है। मैम इसमें क्लियर नहीं हो रहा है मैम। क्या क्लियर नहीं हो रहा है बेटा? जैसे ये बी नंबर में इसके डाटा से इसको क्लियर कर रहे हैं, और यही सेम डाटा तो डी के लिए भी होगा। डी के लिए? डी के लिए एग्जैक्टली, वेरी गुड। यही चीज तो मैं बता रही थी, डी को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है आपके लिए। क्या आपको बता के इंफॉर्मेशन कि जो फेरिक क्लोराइड होता है
इसने साफ साफ बोला कि डज नॉट चेंज द कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड, दैट मीन्स कि दैट कंपाउंड शुड नॉट बी फिनॉल, जबकि ये आपके फिनॉल का डेरिवेटिव है डी वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी वी विल कंसीडर दिस, वी विल कंसीडर द डी मॉलिक्यूल एंड यू आर करेक्ट कि इस वाला ये डी मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल ये दोनों ही आपके उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये जो ट्रिपलेट आएगा इसका, इस वाले प्रोटॉन का, ठीक है, उसके बाद फिर इसका भी आपका ट्रिपलेट आएगा, इसका आपका डबलेट आएगा, इसका भी आपका डबलेट आएगा और ये आपका सिंगलेट आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी आपका सिंगलेट आएगा, ये आपका डबलेट आएगा, ये भी आपका डबलेट आएगा, ठीक है, और ये आपका ट्रिपलेट आएगा। क्लियर है सबको? ये इतनी चीज क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि हमारा ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, और इस बी में अगर हम FeCl3 के जो इंफॉर्मेशन है उसको हटा दें, अगर हमें मान लीजिए FeCl3 से याद ही नहीं है, जैसे भी आप लोग को याद नहीं था, मान लीजिए मैं क्वेश्चन आया और हम भूल गए कि FeCl3 का क्या मतलब है, तो हम कैसे बताएंगे कि बी होगा कि डी होगा? तो क्या NMR बी और डी को डिस्टिंग्विश करेगा? तो हाँ करेगा। हाँ करेगा। कैसे करेगा? कि ये जो आपकी ब्रॉड पीक आ रही है 5.3 पे, ये इसकी वजह से आ रही है, और साथ में जो ये जो CH2 है आपका, ठीक है, और ये जो CH2 है, इस CH2 की जो पीक 4.6 पे आ रही है वो OH के बगल में होने की वजह से आ रही है, और इसकी वजह से आ रही है OMe, और इसकी वजह से नहीं आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो OH है आपका फिनॉल वाला, ये आपका 5.3 पे नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट इसका आंसर बी होने में? नहीं। सुमित समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, शाम भी क्लियर है? यस मैम। ओके, रूपम क्लियर है बेटा? मैम मेरा कनेक्शन ऑफ हो जाता है। ओके, ठीक है, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा वो बाद में इसको देख लेंगे, है ना। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये पायरीन के डाइऑल्स है। पायरीन क्या होता है? 4 एरोमेटिक कंपाउंड से मिलके बना होता है ना। जैसे एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, नैफ्थलीन है, पॉली एरोमेटिक कंपाउंड, वैसे ही आपके पायरीन होता है जिसमें 4 एरोमेटिक कंपाउंड आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं। अब ये जो पायरीन का डाइऑल है, ये पायरीन का डाइऑल आपको आप कार्बन नहीं बता पाएंगे? क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है? ये 16 कार्बन है मैम। नहीं, कार्बन के NMR देख करके आप नहीं डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ प्रोटॉन का ही देखेंगे। ये डिकपल्ड है, तो आपको डिकपल्ड मतलब कि आपको सिर्फ प्रोटॉन, जनरली जो प्रोटॉन NMR लेते हैं वो डिकपल्ड स्टेट में ही लेते हैं। तो जो आपका पहला वाला है ये 5 और 8 और 5, ये आपका बता रहा है प्रोटॉन NMR, और बाद वाले आपके कार्बन NMR बता रहे हैं। तो आपको केवल यहाँ पे प्रोटॉन NMR ही बताना है।
ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल अगर लग रहे हैं तो मैं फिर से इसको एक एक करके डिस्कस करूंगी। जी मैम। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये किसी बुक में नहीं है, मैंने 2-3 वीडियो देख करके तब इसको बोला है, इसको निकाला है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन से किसी को आइडिया हो रहा है? जैसे पहला मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल देखिए सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल दिख रहा है? जी मैम। यस मैम। सिमेट्रिकल किस तरीके से है आपके? देखिए अगर एक लाइन इधर खींच दें तो ये भी सिमेट्रिकल होगा, और साथ ही साथ अगर ये इधर से एक लाइन खींची जाए तो भी सिमेट्रिकल होगा। जी। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किस तरीके के आएंगे आपके? कितने नंबर हो जाएंगे? 1 2 3 5 4 5। ठीक है, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो 5 होगा, है ना? तो आपके हिसाब से राइट आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। ओके। जी। अब क्योंकि आपको कार्बन 13 अभी नहीं बताया है, तो इसलिए आप लोग अभी इसको कार्बन 13 को रहने दीजिए। राइट आंसर ये वाला है, क्योंकि इसमें 10 कार्बन के सिग्नल आएंगे। मैं सिर्फ प्रोटॉन की वजह से इसको लिया है मैंने। तो ये समझ में आ रहा है कि इस सिमेट्री की वजह से, शिवानी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। कि सिमेट्री की वजह से इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो केमिकली इक्विवेलेंट है उनकी संख्या 5 है। ओके, जी। नेक्स्ट देखते हैं। अक्षर समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम इसमें एक ही सिमेट्री होगा ना? अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये भी वैसे ही होगा। इसमें 2, जी मैम। थोड़ा सा टाइम लीजिए, ध्यान दीजिए। डी। किसी का सॉल्व हो रहा है? ठीक है सुमित, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने से आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे अगर लग रहा है ऐसा कि मेरे समझाने से आपको समझ आएगा तो आप समझ सकते हैं। मैं अपने लेवल पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हेल्प मिल सके। मैं जो भी बता रही हूँ, मैं दोबारा इन क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस कर सकती हूँ आपके साथ, अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो जो क्वेश्चन डिस्कस की हूँ 2-3, वो फिर से एक बार डिस्कस कर सकती हूँ। अभी पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है? देखिए, अब हम लोग इसको प्रोटॉन के, ये ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको भेजे हैं। अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी। ओके, हम लोग देखते हैं कि डी है कि कौन सा है।
सबसे पहले 7.8 है ना, तो 7.8 मतलब क्या है, 6.8, 7.8 मतलब डबलेट। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एरोमेटिक प्रोटॉन है वो 2 प्रोटॉन है, और ऐसे जो सिमेट्रिकल हो, तो क्योंकि ये चारों मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, तो जो 2 प्रोटॉन इधर इधर होंगे वो दोनों सेम केमिकल शिफ्ट के होंगे। मतलब जो आपके डबलेट आ रहा है इधर, और एक प्रोटॉन इधर और एक प्रोटॉन इस साइड, ये दोनों आपस में सेम होंगे, ठीक है। तो आपका जो प्रोटॉन है ये वाला इसकी तरीके से होगा, और ये वाला इसकी तरीके से होगा। दैट मीन्स कि आप जो वैल्यू 7.80 है और 6.80 है, ये दोनों एक्सप्लेन हो गई, जो कि सब में है। तो सब में है तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश ये चारों ऑप्शंस। अब हमें आगे देखना है। और एक बात ध्यान रखें, क्योंकि आप कपलिंग कांस्टेंट पढ़ चुके हो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कपलिंग कांस्टेंट की, कि जो भी प्रोटॉन अपने बगल वाले को तोड़ेगा, अगर मान लीजिए वो डबलेट में तोड़ रहा है या ट्रिपलेट में तोड़ रहा है, तो वो जो डबलेट और वो जो ट्रिपलेट होगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जिसको कि कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो वो जो J की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर CH2 CH3 को तोड़ रहा है और CH3 CH2 को तोड़ रहा है, तो उसकी जो J की वैल्यू होगी वो सेम होगी। मेरी ये बात समझ में आई कि अगर जहां जहां पे इथाइल ग्रुप, जहां पे इथाइल ग्रुप है और उस इथाइल ग्रुप का CH2 CH3 है, उस CH2 CH3 जो CH3 है वो क्या आएगा वैल्यू, ट्रिपलेट आएगी CH2 की वजह से, और जो CH2 है वो CH3 की वजह से क्वाड्रेट आएगा। तो जो CH2 क्वाड्रेट दे रहा है CH3 की वजह से, उसकी जो J वैल्यू होगी वो CH3 के जो ट्रिपलेट आएगी उसके J वैल्यू के बराबर होगी। दैट मीन्स मैंने ये बात इसलिए यहाँ पे बोली कि अगर आप देखें इस J की वैल्यू जो कि ट्रिपलेट आ रहा है, और इस J की वैल्यू जो कि क्वाड्रेट आ रहा है, तो आप एकदम साफ साफ इसको समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, वो CH2 और CH3 की है, ठीक है। ये जो CH2 है और CH3 है वो एक दूसरे को क्वाड्रेट और ट्रिपलेट में तोड़ रही है, ठीक है। अगर हम इसको A बोल दें और इसको B बोल दें, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो किस तरीके से होगी, बोलिए। ये समझ में आ रहा है मेरी बात, कि ये जो क्वाड्रेट है, ये वाला जो क्वाड्रेट है, ये क्वाड्रेट कौन सा है, इस प्रोटॉन की वजह से इस प्रोटॉन के लिए है, मतलब ये A है, इसीलिए ये आपका 2 प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत, जो मैं बताई कि ये जो 3 प्रोटॉन है ये इथाइल का B प्रोटॉन है, और ये जो 2 प्रोटॉन है ये इथाइल का CH2 है। इसको समझने में कोई भी दिक्कत? नो मैम। ठीक है, रूपम को नहीं समझ। और कोई ऐसा है जिसको ये जो इथाइल ग्रुप मैंने बताया और मैंने कपलिंग कांस्टेंट की मदद ली, इसको समझने में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है,
आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब मैं समझ रही हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये बात की कि CH2CH3 का जो क्वार्टेट और ट्रिपलेट आ रहा था